आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 जो लागू हुआ 1 जनवरी 1959 से मध्य प्रदेश में, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोग मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्जाम या MP ADPO का एग्जाम देने वाले हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको किसी कोचिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपको एक अच्छी कोचिंग अगर ज्वाइन करना है जिससे 32 के 32 एक्ट आपकी 10 उंगलियों पर हो जाए, इतने अच्छे से आपको याद हो जाएं कि 1 घंटे में आप 32 के 32 एक्ट का रिवीजन कर सको, ऐसी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं MP ADPO में किस प्रकार के एक्साइज एक्ट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, आबकारी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में अस्तित्व में आया, इसलिए C ऑप्शन इसका सही है। दूसरा, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 मध्य प्रदेश राज्य में किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? 1 जनवरी 1959 से लागू किया गया था मध्य प्रदेश में, जिसमें 69 धाराएं, एक्ट नंबर 2 और 2 अनुसूची हैं। चलिए इसके बाद अगला, आबकारी अधिनियम का उद्देश्य है मादक मदिरा और मादक औषधि का आयात निर्यात, परिवहन व निर्माण से संबंधित विधि को समेकित व संशोधित करना, राजस्व प्राप्त करना, विक्रय व कब्जे से संबंधित विधियों को समेकित व संशोधित करना। D उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसके बाद चौथा, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का उद्देश्य है। 1915 का उद्देश्य है मध्य प्रदेश में मादक मदिरा तथा मादक औषधि के आयात निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय तथा कब्जे में रखने से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना। यह MP एक्साइज एक्ट का उद्देश्य है, इसलिए C ऑप्शन सही है। 5, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, इसलिए इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत स्वीकृति दी गई थी गवर्नर जनरल की। B ऑप्शन इसका सही है। 7वां, हाल ही में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में संशोधन किया गया, उसका एक्ट नंबर 26/2021 द्वारा संशोधन किया गया था, इसलिए इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही बार संशोधन हुआ है 2021 में और अभी वर्तमान में 2025 में इसमें संशोधन हुआ है
धारा 47 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसके बाद 8वां, मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 किस तारीख से प्रभावी हुआ? यह प्रभावी हुआ था 14 सितंबर 2021 से और सहमति मिली थी 6 सितंबर 2021 को। इसके बाद 9वां, एल स्टार पोर्टर तथा समस्त किण्वित एवं अकिण्वित मुद्राएं जो सामान्यतः थब्ब माल्ट से बनी हैं उन्हें हम बियर कहते हैं। बियर की परिभाषा 2:1 में दी गई है। 2:1 में बियर के शब्द को परिभाषित किया गया है। 10वां, बोतलें भरना से अभिप्रेत है। निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए मदिरा पीपे या अन्य पात्र में से बोतल, घड़े, कुप्पी या अन्य वैसे ही पात्र में अंतरित करना और बोतल भरने के अंतर्गत बोतल का पुनः भरा जाना भी आता है? विक्रय के प्रयोजन के लिए बेचने के उद्देश्य से बोतलों में भरा जाता है शराब, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। 11वां, मुख्य आगम प्राधिकारी यानी कि चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को 2:3 में परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा इस एक्ट के प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया जाए। सी ऑप्शन सही है। 12, आबकारी कर योग्य वस्तु से अभिप्रेत है। मानवीय उपयोग के लिए एल्कोहली मदिरा, मादक औषधि, अफीम और पॉपी स्ट्रा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 13, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित आबकारी कर योग्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा आबकारी योग्य नहीं माना गया है? अफीम है, पॉपी स्ट्रा है, मादक औषधि भी है, उद्दीपक औषधि नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 14, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत निम्न में से क्या आबकारी वस्तु की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? पोस्ट तर्ण, अफीम, एल्कोहली शराब, मादक शक्कर नहीं आती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 3 सही है, मादक शक्कर इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद 15वां, आबकारी शुल्क तथा पिति शुल्क से अभिप्रेत है। यथा स्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या पिति शुल्क जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 51 में वर्णित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 16, कौन से पदार्थ प्राय आबकारी कर के अधीन आते हैं? यानी कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो आबकारी कर के अंतर्गत आते हैं? वे पदार्थ जो कर लगाने वाले देश में ही उत्पादित या बनाए जाते हैं। 16 का सी सही है। 17, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आबकारी ऑफिसर निम्न में से कौन हो सकता है? आबकारी ऑफिसर ए ऑप्शन कलेक्टर हो सकता है, ऐसा कोई अधिकारी जो इस एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हुआ है। सी राजस्व अधिकारी नहीं होता है, वह तो रेवेन्यू वसूलने के लिए होता है। डी ए और बी दोनों सही है।
इसलिए डी ऑप्शन हो सकता है सही। हो नहीं सकता, डी ऑप्शन ही है। 18 एमपी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत मदिरा को 213 में परिभाषित किया गया है के संबंध में आबकारी राजस्व में क्या सम्मिलित है? आबकारी राजस्व को 2(8) में परिभाषित किया गया है और आबकारी अधिकारी को 2(7) में परिभाषित किया गया है। न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना नहीं आता है। एक्साइज रेवेन्यू में न्यायालय का जुर्माना नहीं शामिल है, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 19 मादक द्रव्य को 2(11)(a) में परिभाषित किया गया है। मादक द्रव्य से तात्पर्य है मदिरा और मादक औषधि, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी मदिरा या मादक औषधि। 20 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 2(12) में परिभाषित मादक औषधि से अभिप्रेत है भांग, गांजा, चरस। उपरोक्त सभी यह तीनों हैं, इसलिए भांग, गांजा, सिद्धि को ही चरस कहती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मादक औषधि में सम्मिलित नहीं है, यानी कि 2(12) में सम्मिलित नहीं है। महुआ सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन। 22 मदिरा के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि मदिरा को 2(13) में परिभाषित किया गया है। मदिरा में नहीं आती है, आती है द्राक्षासार, शराब और ताड़ी भी आती है, मादक मदिरा भी आती है, लेकिन मादक औषधि नहीं आती है, 2(12) नहीं आती है। मादक औषधि को 2(12) में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 23 एमपी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत मदिरा की परिभाषा से क्या अभिप्रेत नहीं है, यानी कि 2(13) में मदिरा को परिभाषित किया गया है, जिसमें शुद्ध अल्कोहल शामिल नहीं है परिभाषा में, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 24 मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीति से अनुप्रयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए अभिप्रेत है डीनेचर्ड, यानी कि चाहे वह पीने योग्य हो या ना हो, डीनेचर्ड को 2(5) में परिभाषित किया गया है। 25 आसवान से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें मद्यसार हो, चाहे वह भी विकृत हो या नहीं, अभिप्रेत है। वह अभिप्रेत है स्पिरिट से। इसे 2(17) में परिभाषित किया गया है स्पिरिट को। 26 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अनुसार ताड़ी का अर्थ है किसी भी प्रकार के वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे वह किण्वित हो या अकिण्वित हो। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉपी स्ट्रा। 26 के बाद 27 यह घोषित करने की शक्ति कि कौन सी मदिरा देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, हेरिटेज मदिरा को 2021 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, राज्य सरकार को प्रदान की गई है। धारा 4 के अंतर्गत धारा 3 निश्चित कर दी गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 4।
एमपी एक्साइज संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा धारा 4 को संशोधित कर निम्नलिखित कौन सी नई मदिरा को घोषित करने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि हम आप लोगों को बता चुके हैं। 29 देसी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के मध्य अंतर निर्भर करता है। ए ऑप्शन तेजाबी विषय वस्तु, बी गलत है, राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा पर निर्भर करता है। कौन सी मदिरा देसी मदिरा होगी और कौन सी मदिरा यानी कि शराब विदेशी होगी, यह राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी। इसलिए डी ऑप्शन सही है। 30 किसी शराब को विदेशी शराब कहा जाएगा? ए ऑप्शन केवल तभी जबकि उसका निर्माण विदेश में हुआ हो तथा उसे भारत के बाहर से आयात किया हो, जबकि उसका निर्माण भारत में हुआ हो एवं वह रंग व स्वाद में विदेशी शराब से मिलती हो। सी केवल जबकि वह वाइन ऑफ बियर हो। डी केवल तभी जबकि वह स्पिरिट वाइन हो, तभी उसे विदेशी मदिरा कहा जा सकता है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। 31 इस बात का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है कि कौन सी मदिरा देसी विदेशी हेरिटेज मदिरा समझी जाएगी? राज्य सरकार घोषित करती है। इसलिए सी ऑप्शन सही है। 32 किसी मादक द्रव्य का उसके संबंध में घोषित मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा में विक्रय समझा जाएगा, उसे समझा जाएगा थोक विक्रय, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसे धारा 5 में परिभाषित किया गया है। 33 निम्नांकित में से कौन संपूर्ण राज्य के या किसी भी स्पेसिफाई स्थानीय क्षेत्र के संबंध में तथा साधारणता क्रेताओं या क्रेताओं के किसी भी स्पेसिफाई वर्ग के संबंध में और साधारणता किसी भी स्पेसिफाई अवसर के लिए अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि किसी मादक द्रव्य की कितनी मात्रा इस एक्ट के प्रयोजन के लिए फुटकर विक्रय की सीमा होगी, यह घोषित करेगी राज्य सरकार। इसलिए बी ऑप्शन सही है। 34 फुटकर तथा थोक विक्रय के मध्य अंतर का निर्धारण कौन करता है? फुटकर और थोक के मध्य अंतर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित किसी मादक द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 35 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अधीन निम्नांकित में से किस धारा के तहत आबकारी आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? धारा 7 में आबकारी आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और धारा 7A में उड़न दस्ते की स्थापना की गई है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। 36 आबकारी विभाग के प्रशासन तथा आबकारी आगम के संग्रहण की अधीक्षण करने के लिए आबकारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए सी ऑप्शन सही है। 37 आबकारी आयुक्त कौन नियुक्त करता है? आबकारी आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए सी ऑप्शन
बी ऑप्शन सही है। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है आबकारी आयुक्त को। 38 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत उड़न दस्तों की स्थापना का प्रावधान है? धारा 67A में उड़न दस्तों की स्थापना का प्रावधान है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 उड़न दस्तों की स्थापना करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 40 राज्य शासन मादक पदार्थों के आयात निर्यात और परिवहन का प्रतिषेध करती है, ऐसा आबकारी एक्ट की कौन सी धारा बताती है? 8 में प्रतिषेध के बारे में बताया गया है और धारा 9 में निर्बंधन बताए गए हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 41 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 8 के अंतर्गत मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति किसे दी गई है? राज्य सरकार को, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। 42 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत मादक द्रव्यों का परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 43 मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन 9 से निर्बंधन धारा 9 में बताए गए हैं निर्बंधन के बारे में, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 44 मादक द्रव्य का आयात निर्यात परिवहन पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति निम्नांकित में से किसमें निहित है? राज्य सरकार में निहित है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 10 के तहत प्रावधान किया गया है। धारा 10 में पास की आवश्यकता के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 11 में पास के बारे में बताया गया है और धारा 12 में अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए पास समझे जाएंगे। यह 3 धाराएं 10, 11, 12 एक साथ पढ़ना है, लेकिन इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन है। इसके बाद 46 मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास निम्नांकित में से किसके द्वारा मंजूर किए जा सकेंगे? पास मंजूर किए जा सकेंगे कलेक्टर द्वारा, धारा 11 में बताया गया है। 47 निम्नांकित में से कौन यह निर्देश दे सकेगा कि भारत में किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए जारी किए गए पास समझे जाएंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ पर मिट गया है। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कलेक्टर इसका सही आंसर है, लेकिन आप लोग भी कमेंट कीजिए क्या सही है। हो सकता है कलेक्टर गलत हो, लेकिन 99% सही है। इसके बाद 48 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित लाइसेंस का प्रावधान किया गया है?
विनिर्माण, 13 में 13 निर्माण करते हैं। इस प्रकार मैंने याद किया था धारा 13 को, 13 निर्माण करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है, धारा 13। 49, घरेलू उपयोग के लिए मदिरा के विनिर्माण करने के लिए किसी स्पेसिफाई क्षेत्र को छूट देने की शक्ति किसमें निहित है? यह राज्य सरकार छूट दे सकती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50, एंटी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत आसबानियों और भंडारागारों की स्थापना या अनुज्ञापन देना एवं बंद कराने की शक्ति प्राप्त है। यह प्राप्त है आबकारी आयुक्त को, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 51, एंटी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत स्थापित अनुज्ञप्त किसी भी डिस्टिलरी, बुशरी, भंडारागार या भंडाराकरण को अन्य स्थान पर हटाया जाएगा। राज्य सरकार की मंजूरी से हटाया जा सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 52, मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए मात्रा की परिसीमा निर्धारित करने का प्रावधान आबकारी अधिनियम की किस धारा में है? परिसीमा निर्धारित करने की प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 16 में है, यानी कि कब्जे के लिए कब्जा, और 17 में विक्रय की बात करता है। 53, निम्नांकित में से कौन किसी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए परिमाण की परिसीमा विहित कर सकेगा? राज्य सरकार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54, किसी भी मादक द्रव्यों का विक्रय यानी कि आया है जैसे ही, तो आप समझ जाइए धारा 17, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 55, एमपी एक्साइज एक्ट की किस धारा में मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए लाइसेंस अपेक्षित है? यहाँ पर विक्रय की बात आई है, इसलिए धारा 17 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 56, ए, ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकालकर ऐसे व्यक्ति को जो इस एक्ट के अधीन ताड़ी का विनिर्माण या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त हो, बिना लाइसेंस के विक्रय करता है, ए दोषी होगा। ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकाल रहे तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विक्रय करने का अधिकार है, अतः वह दोषी नहीं है, वह बेच सकता है, छूट दी गई है ऐसे व्यक्तियों को, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 57, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यदि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विदेशी मदिरा विधि पूर्वक प्राप्त करता है, ए ऑप्शन, वह उस मदिरा को बेच सकता है। बी, उसके स्थान छोड़ने पर उसकी ओर से उस मदिरा को बेचा जा सकता है। सी, विक्रय की लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकता। डी, उसकी मृत्यु के पश्चात उस मदिरा को उसके हित प्रतिनिधियों द्वारा बेचा जा सकता है। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन 57 का। इसके बाद 58, अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 2382 का निर्णय संबंधित है। यह संबंधित है मदिरा विक्रय हेतु अनुमति से, बी ऑप्शन। इसके बाद 59,
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान है? धारा 18 में बताया गया है। और धारा 19 में ताड़ी से शराब निकालने के लिए पट्टा मंजूर, लेकिन इसका धारा 18 सही है, बी ऑप्शन। 60 धारा 18 के तहत स्टेट गवर्नमेंट किसी स्पेसिफाई क्षेत्र के भीतर किसी भी मदिरा या मादक औषधि 213 और 212 का अधिकार किसी भी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगी। पट्टे पर दे सकेगी ऐसी कालावधि के लिए जो उचित समझती है स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए डी ऑप्शन सही है इसका। 61 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त विनिर्माण एवं थोक या फुटकर प्रदाय के पट्टेदार को लाइसेंस मंजूर करने का अधिकार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 62 जब ताड़ी के विनिर्माण का अधिकार धारा 18 के अधीन पट्टे पर दे दिया गया हो तो निम्नांकित में से कौन यह घोषित कर सकेगा कि ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की लिखित अनुज्ञा का वही बल तथा प्रभाव होगा जैसा कि उस प्रयोजन के लिए कलेक्टर से प्राप्त की गई अनुज्ञा का होता है? स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 63 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय का प्रावधान किया गया है? सैनिक छावनी 20 में हमने आप लोगों को ब्रिगेडियर याद करवाया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस दिया जाता है उनके समादेशक ऑफिसर द्वारा। 64 सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय के लिए लाइसेंस निम्नांकित में से किसकी जानकारी एवं सहमति से ही मंजूर की जाएगी? समादेशक ऑफिसर, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। 65 मादक द्रव्य का लाइसेंसधारी निम्नांकित में से किसकी अध्यक्षता पर मादक द्रव्य का माप, तौल या परीक्षण करता है? आबकारी अधिकारी के निर्देश से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के और स्त्रियों के नियोजन, यानी कि ई बराबर 22 धारा 22 प्रतिषेध किया गया है, रोका गया है। और धारा 23 में सेल विक्रय के लिए प्रतिषेध किया गया है। 67 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के रोजगार पर रोक लगाता है। ये ऑप्शन सही है, 21। 68 निम्न में से किस पर एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 22 के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रतिबंध लागू होता है? 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष एवं कोई भी महिला, ये ऑप्शन सही है इसका।
69 एमपी एक्साइज एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा मादक औषधि के विक्रय का प्रतिषेध किया गया है? ई में नियोजन यानी कि धारा 22 और सेल एस से 23 विक्रय, ये दोनों धाराएं एक साथ पढ़ना है। पहले ई आता है, ई यानी कि नियोजन, एस यानी कि सेल। इस प्रकार हमने आपको याद करवाया है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। धारा 23 इसका सही है बी ऑप्शन। 70 आबकारी अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें यह नियम है कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों या स्त्रियों के द्वारा मादक द्रव्य का विक्रय नहीं किया जाएगा? विक्रय यानी कि एस, धारा 23, सी ऑप्शन सही है। 71 कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है कितने वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने के लिए, या चाहे ऐसे विक्रेता के परिसर में या उसके बाहर उपभोग के लिए किसी मदिरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं करेगा, ना उसे उसका परिधान करेगा। 21 वर्ष से कम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 किसे मदिरा बेची जा सकती है? यानी कि मदिरा जिसकी आयु 21 वर्ष से कम आयु का ना हो, 21 से ज़्यादा का होना चाहिए, उसे हम शराब यानी कि मदिरा बेच सकते हैं। 73 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है? धारा 23A में एडवर्टाइजमेंट पर प्रतिषेध किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 74 यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तक, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन जिसका मुद्रण या प्रकाशन कहीं भी हुआ हो जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो, निम्नांकित में से ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक तथा ऐसी पुस्तक या ऐसे अन्य प्रकाशन की प्रत्येक प्रति के संबंध में यह घोषणा कर सकेगा कि वह सरकार को संप्रहत हो जाएगी। यह घोषणा कर सकेगा राज्य सरकार, इसका डी ऑप्शन सही है। 75 मदिरा संबंधी विज्ञापनों वाले प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों के कहीं मौजूद होने के संदेह पर तलाशी हेतु पुलिस अधिकारी को वारंट जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किसे प्राप्त है? आबकारी निरीक्षक को शक्ति दी गई है वारंट जारी करने की। 76 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जाना प्रावधानित है। 24 घंटे में लोक शांति आ जाती है, इसलिए 24 घंटे तक दुकानें बंद कर दी जाए और धारा भी 24 है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 24। 77 सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी दुकान जिसमें मादक द्रव्यों की बिक्री होती है को बंद रखने का आदेश निम्न में से कौन दे सकता है?
बंद रखने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है जब तक शांति ना हो जाए, तब तक ऐसी दुकानें शराब की बंद रखी जाएं। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा इसका। 78 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 24(2) के अधीन मजिस्ट्रेट कोई आदेश जारी करे तो वह अपनी इस कार्रवाई की तथा इसके लिए अपने कारणों की इत्तला तुरंत कलेक्टर को देगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 कहाँ जा 79 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क का प्रावधान किया गया है? धारा 25 में। ए ऑप्शन सही है। 80 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क उद्ग्रहण करने की रीति का प्रावधान है? धारा 26 में। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। 81 मादक औषधियों पर भांग के पौधे की खेती पर उद्गृहित किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। भांग के पौधे, जो भांग के पौधे लगे हैं, प्रति एकड़ शुल्क वसूल किया जाएगा एकड़ वार दर से या संग्रहित मात्रा पर व्यवहारित की गई दर से। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 जहां किसी वृक्ष से ताड़ी निकाली जाती है वहां शुल्क का उद्ग्रहण किया जाएगा। यानी कि ताड़ी के वृक्ष से शराब निकाली जाती है तो उन पर किस प्रकार शुल्क लगाया जाएगा? प्रत्येक वृक्ष पर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक वृक्ष के हिसाब से शुल्क वसूल किया जाएगा। 83 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय का प्रावधान है? 27 में संदाय। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 84 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अध्याय 5 के अधीन उद्गीर्ण किसी शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त धारा 18 के अधीन किसी पट्टे की मंजूरी के प्रतिफल स्वरूप किसी राशि के संदाय को प्रतिगृहित कर सकेगी। इसका सी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार। 85 संविधान के प्रारंभ होने पर उद्गृहित किए जाने वाले शुल्कों के लिए सेविंग का प्रावधान किया गया है धारा 27A में। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी लाइसेंसधारियों से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसकी दुकान के लिए निश्चित की गई देसी स्पिरिट या भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा विक्रय के लिए उठाए और कम उठाई गई मदिरा की मात्रा पर विहित की गई दर से शास्ति लगेगी। इसे धारा 28 में बताया गया है। इसलिए बी ऑप्शन सही है। 87 एमपी एक्साइज एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट साधारण या विशेष आदेश द्वारा सुपरविजन प्रभारों के संदाय से
निम्नांकित में से किसे छूट दे सकती है? छूट दे सकती है विशेष वर्ग के व्यक्तियों के वर्ग या संस्था को छूट दे सकती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 88 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस धारियों से प्रतिभूति लेने की शक्ति का प्रावधान है? धारा 29 में प्रतिभूति के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 89 एमपी एक्साइज एक्ट के तहत मंजूर की गई लाइसेंस में कोई परिभाषित त्रुटि यानी कि धारा 30 में परिभाषित की गई है। अनियमितता या लोप के संबंध में निर्णय अंतिम होगा। आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 90 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की किस धारा में निलंबित लाइसेंस को निरस्त व निलंबित करने का प्रावधान है? धारा 31 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और धारा 32 में विड्रावल की बात की गई है। धारा 30 में त्रुटियों की बात की गई है, जिसमें आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन इसका बी ऑप्शन सही है। धारा 31। 91 लाइसेंस परमिट पास या पास को रद्द या निलंबित करने की शक्ति निम्नांकित में से किसके पास है? जिसने जारी किया है वही रद्द कर सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंसियों का विड्रावल करने की शक्ति के संबंध में प्रावधान है? विड्रावल और 32 धारा 32 सी ऑप्शन सही है। 93 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 32 के अंतर्गत कितनी अवधि की लिखित सूचना की समाप्ति पर लाइसेंस वापस ली जा सकती है? 30 दिन की लिखित। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है और क्लियर भी नहीं है कि 15 है कि 30। शायद इसका आंसर 15 है, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। 94 मादक द्रव्य विक्रय करने के लिए मंजूर की गई लाइसेंस का सरेंडर 1 माह की लिखित सूचना पर निम्नांकित में से किसके समक्ष करना होगा? कलेक्टर के समक्ष करनी होगी, सी ऑप्शन सही है। 95 भाग 7 मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 संबंधित है, यानी कि चैप्टर 7 संबंधित है अपराध और शास्ति से। डी ऑप्शन सही है इसका। 96 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है? धारा 34 में। धारा 34 में 2 प्रकार के अपराध है। एक तो 34 1 का अपराध बनता है और 34 2 का अपराध बनता है। 97 एमपी एक्साइज एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन में मदिरा बेचने पर अधिकतम अधिनियम की किस धारा में अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है? मदिरा बेचने पर अधिनियम की धारा 30 के तहत दंडित किया जा सकता है। धारा 34 में दंडित किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही है।
98, यदि कोई व्यक्ति एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के किसी आदेश के या इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई किसी लाइसेंस परमिट पास की किसी शर्त के उल्लंघन में किसी मदिरा को बोतलों में भरेगा और दंडित किया जा सकेगा 6 माह तक के कारावास से। ये ऑप्शन सही है। 99, यदि कोई व्यक्ति एमपी एक्साइज एक्ट के अधीन किसी आदेश के या इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई किसी लाइसेंस परमिट या पास के किसी शर्त के उल्लंघन में भांग की खेती करेगा तथा ऐसा व्यक्ति इस अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्ध दोष ठहराया जाएगा तो वह दंडनीय होगा। वह दंडनीय होगा 24 माह तक के कारावास से। इसका डी ऑप्शन सही है। 100, एक व्यक्ति एमपी एक्साइज एक्ट के उपबंधों के उल्लंघन में मधुशाला का निर्माण करता है और ऐसे अपराध का पता लगाते समय उसके पास 50 बल्क लीटर से अधिक मदिरा बरामद होती है। 50 बल्क लीटर से अधिक मदिरा है तो 34(2) का अपराध बनता है। वह कारावास से दंडित होगा। 13, 1 साल से कम नहीं जो 3 साल तक हो सकता है और जुर्माना 25,000 से लेकर 1 लाख तक, यानी कि न्यूनतम सजा 1 वर्ष जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसका सी ऑप्शन सही है। 101, एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 34 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के अवैध कब्जे के लिए अधिकतम दंडादेश है। अधिकतम दंडादेश का प्रावधान किया गया है 1 साल का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 192, निम्न में से कौन सा एक कृत्य धारा 34 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत दंडनीय होता है? किसी भी मात्रा में मादक वस्तुओं का अधिपत्र, एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक वस्तुओं का अधिपत्र दंडनीय होता है। बी ऑप्शन सही है। 103, मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन एक्ट 2021 द्वारा एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नलिखित कौन सी धारा को विलोपित कर दिया गया? धारा 35 को विलोपित कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही है। 104, मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा एमपी एक्साइज एक्ट 1915 का निम्नलिखित कौन सा उपबंध विलोपित किया गया है? किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्वृत्ति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति को विलोपित कर दिया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा। 105, निम्न 4 कृत्यों में से कौन सा एक एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 36 के अंतर्गत दंडनीय है? किसी भी मात्रा में देसी मदिरा का अधिपत्र। बी, एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में देसी मदिरा का अधिपत्र। सी, किसी भी मात्रा में अवैध रूप से अशुद्ध की गई मदिरा का अधिपत्र। इसका सी ऑप्शन सही है। 106, एमपी एक्साइज एक्ट
1915 के अंतर्गत धारा 36 में किसी पदार्थ का अवैध कब्जा रखने के लिए अधिकतम दंड है। अवैध कब्जा 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी और जुर्माना 10,000 रुपये तक का हो सकता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 107 जो कोई एमपी एक्साइज एक्ट या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिए गए किसी आदेश के या इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई किसी लाइसेंस परमिट पास के उल्लंघन में किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में खोलेगा, रखेगा, उपयोग में लाएगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष तक हो सकता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 155 माइनस 1 साल की सजा और जुर्माना 500 रुपये से कम नहीं होगा जो 5,000 रुपये तक का हो सकता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 108 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत किसी सामान्य मदिरा पान गृह में मदिरा पान किए हुए या मदिरा पान के प्रयोजन के लिए पाए जाने के लिए शास्ति का उपबंध है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 बी 1,000 रुपये शास्ति का प्रावधान है। 109 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत धारा 34, धारा 36 के अधीन दंडनीय अपराध करने से प्रेरित रहने के लिए बंध पत्र के निष्पादन का प्रावधान है? डी ऑप्शन 36 डी में बंध पत्र यानी कि बॉन्ड डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 110 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 36 डी के तहत अधिकतम कितनी कालावधि के लिए बंद पत्र के निष्पादन का आदेश दिया जा सकता है? 3 वर्ष। इसका सी ऑप्शन सही है। 111 एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 36 डी में बंद पत्र निष्पादित करने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन अभियुक्त के सदाचारी व्यवहार हेतु, बी अभियुक्त को अपराध से प्रेरित रखने हेतु। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभियुक्त व्यक्ति को अपराध से रोकने के लिए बंद पत्र भरवाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 112 जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या ऐसे शासक कार्यलोप का जो इस एक्ट के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हो और जिसके लिए इस एक्ट में अन्यथा उपबंध ना हो, दोषी हो, वह निम्नांकित कारावास के दंडनीय होगा। जहां पर कोई भी शास्ति का उपबंध नहीं है वहां पर धारा 37 का अपराध बनता है, जिसमें 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा इसका। 113 जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या शासक कार्यलोप का जो इस एक्ट के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हो और इस एक्ट में कहीं भी उपबंध नहीं है, वहां धारा 37 का अपराध बनता है, जहां पर 10,000 रुपये जुर्माना है। इसलिए डी ऑप्शन सही है इसका। 114 यदि कोई अनुज्ञप्त यानी कि 38, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 एक लाइसेंसधारी विक्रेता अंतर्गत एमपी एक्साइज
एक्ट ऐसे व्यक्ति को शराब बेचता है जो कि पूर्व से ही शराब पिए हुए है, वह उक्त एक्ट के निम्न प्रावधान के अधीन दोषी है। धारा 38 अनुज्ञप्त, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 116 एमपी एक्साइज एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त बी निर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संगठक या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 38A में अल्ट्रेशन यानी कि मिलावट की बात की गई है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 117 मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त बी निर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में अपायकर औषधि का कोई बाह्य संगठक या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने देने के न्यूनतम कितना कारावास अधिरोपित किया जा सकता है? 1 माह तक की सजा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 118 मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संगठक या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने देने के लिए अधिकतम कितना कारावास अधिरोपित किया जा सकता है? 11 1 माह से कम नहीं, 1 साल तक, अधिकतम 1 वर्ष तक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 119 मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त बी निर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संगठक या कोई मंदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने देने के लिए न्यूनतम कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? न्यूनतम 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख अधिकतम है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 120 मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई बाह्य संगठक या कोई मंदक रंजक पदार्थ मिश्रित करने के लिए अधिकतम कारावास 2 लाख रुपए तक का है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 121 एमपी एक्साइज एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस धारियों आदि द्वारा औचार किए जाने के लिए शास्ति का प्रावधान है? धारा 39 में 400 रुपये और 10,000 रुपये। 122 रासायन केमिस्ट आदि की दुकान में मादक द्रव्य का उपयोग करने की अनुज्ञा दिए जाने पर दंडनीय हैं, इसे धारा 40 से पूछा गया है। 154 -1 वर्ष से कम नहीं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 वर्ष। 123 यदि कोई व्यक्ति किसी एक्साइज अधिकारी या इस एक्ट के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, उसे बाधा पहुंचाएगा, तो वह निम्न कारावास से दंडित किया जाएगा। बाधा पहुंचाना धारा 40A में, यानी कि 33 -3 वर्ष तक का कारावास या 3,000 रुपये का जुर्माना, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध के करने का प्रयत्न करेगा या उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा, तो वह दंडनीय होगा उस अपराध से उपबंधित जो दंड दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन।
125 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 44 के अधीन वास्तविक अपराधी से भिन्न कोई भी व्यक्ति कारावास से दंडनीय होगा व्यतिक्रम होने की दशा में। डी ऑप्शन इसका सही है। 126 यदि मदिरा के किसी अधिकृत विक्रेता का नौकर मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाए तो किसे दंडित किया जाएगा? विक्रेता तथा नौकर दोनों को दंडित किया जाएगा। 126 का डी सही है। 127 यदि कोई व्यक्ति धारा 34, 35, 36, 36A, B, C या धारा 40 के अधीन इस एक्ट द्वारा निर्देशित किसी भी अधिनियमित के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात उन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय कोई अपराध बाद में करेगा और उसका दोषी ठहराया जाएगा तो वह दंडनीय होगा, दुगने दंड से दंडित किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बार सिद्ध दोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दंड के दुगने दंड से, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 128 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 45 में कोई भी बात किसी ऐसे अपराध के विरुद्ध जिसका कि सीआरपीसी 1973 के अध्याय 23 के अधीन समरी ट्रायल किया जा सकता है। दुगने से अपराध केवल दुगने से दंडनीय हैं। इसका समरी ट्रायल किए जाने का निवारण नहीं करेगी। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा या आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए। 129 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अधीन अपराध किया गया हो किंतु अपराधी ज्ञात ना हो या पाया ना जा सके तो मामले की जांच तथा उसका अवधारणा जो अधिहरण का आदेश दे सकेगा। अधिहरण का आदेश कलेक्टर द्वारा दिया जाता है। सी ऑप्शन सही है। यह धारा 47 से पूछा गया, लेकिन अब धारा 47 में संशोधन हो गया है 2025 में और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 130 किसी अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है तो उसके अधिहरण का आदेश किसके द्वारा किया जा सकता है? कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही होगा। 131 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 47A(2) के अधीन पारित अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश से कितने समय के अंदर संबंधित जिले के कलेक्टर को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील प्रस्तुत करेगा? 30 दिन के अंदर। बी ऑप्शन सही है। 132 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 47B(3) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की अवैधता के आधार पर रिवीजन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। रिवीजन के लिए याचिका सेशन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बी ऑप्शन सही है। 133 अपील प्राधिकारी द्वारा 47B(3) के अधीन पारित किए गए अंतिम आदेश से व्यथित अपील का कोई पक्षकार ऐसे आदेश से
कितने समय के अंदर सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश की अवैधता के आधार पर रिवीजन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है? बी ऑप्शन 30 दिन के अंदर प्रस्तुत कर सकता है। 134 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य छांटना है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का उपशमन नहीं होता है। यह असत्य है, समन होता है। 135 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत अपराधों का समन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आबकारी आयुक्त और कलेक्टर के पास है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 136 एमपी एक्साइज एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? धारा 46 ए में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 137 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत अपराधों का समन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति प्रावधान की गई है? धारा 48 में, इसका बी ऑप्शन सही है। 138 एमपी एक्साइज एक्ट के तहत निम्नांकित में से किसके द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? कलेक्टर या आबकारी आयुक्त द्वारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 ए एक आबकारी अधिकारी है, बी नामक व्यक्ति को तंग करने के आशय से अनावश्यक रूप से उसकी जंगम संपत्ति तो अधिकतम कारावास से दंडनीय होगा। 33 यानी कि 3 माह से कम नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन 33 माइनस या जुर्माना 3000। 140 यदि कोई एक्साइज अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को तंग करने के आशय से जुर्माना 300 रुपये तक हो सकता है अधिकतम। 140 का बी ऑप्शन सही है। 141 एमपी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत मानवीय उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त मदिरा के विनिर्माण हेतु दंड का प्रावधान है। 49 ए में, ए ऑप्शन सही है। 142 यदि कोई व्यक्ति किसी मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रह करेगा, उसे अपने कब्जे में रखेगा, उसे बोतलों में भरेगा या बेचेगा जो मानवीय उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त है, तो वह दंडनीय होगा धारा 49 ए के तहत, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 143 एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है उसने ऐसी शराब बेची है जो मानव उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त पाई गई, उसने एमपी एक्साइज एक्ट के अधीन अपराध किया है। धारा 49 ए का। 144 यह कहना सही है कि एमपी एक्साइज एक्ट के अधीन सभी अपराध बी केवल धारा 49 ए के अधीन अपराध को छोड़कर शेष सभी जमानती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 यदि मानवीय
उपभोग के लिए अनुप्रयुक्त मदिरा से किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मदिरा का विक्रय करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा 10 वर्ष के कारावास न्यूनतम, जो अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माना 5 लाख रुपए से या फिर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से और न्यूनतम 20 लाख रुपए। इसका ए ऑप्शन ही सही है। 145 का ए ऑप्शन। प्रथम बार उसने अगर अपराध किया है तो यह सजा मिलेगी। 146 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 में मृत्यु दंड का प्रावधान 2021 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 147 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अधीन अधिकतम कौन सा दंड अधिरोपित किया जा सकता है? अधिकतम दंड है मृत्यु दंड, जिसे 2021 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। डी ऑप्शन सही है। 148 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की कौन सी धारा के तहत अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है? धारा 49A, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 149 यदि मानवीय उपभोग के लिए अनुप्रयुक्त मदिरा से किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और ऐसी मदिरा का विक्रय करने वाला व्यक्ति इससे पहले भी इसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया है तो पश्चातवर्ती अपराध के लिए वह दंडनीय होगा। आजीवन कारावास से कम नहीं होगा, जो मृत्यु दंड तक हो सकता है, और जुर्माना 20 लाख रुपए लगेगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। 150 यदि एमपी एक्साइज एक्ट के उल्लंघन में किसी भूमि पर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण या संग्रहण किया जाता है, तब भूधारक या अन्य व्यक्ति द्वारा इत्तला दी जाएगी आराम से, आ से आबकारी पुलिस को, रा से मजिस्ट्रेट को, सी से भू राजस्व के ऑफिसर को, उपरोक्त सभी को। डी ऑप्शन सही है। 151 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की आबकारी आयुक्त की शक्ति का प्रावधान है? इंटर और इन्फेक्शन। धारा 51 में इंटर करने की पावर है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 152 एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 52 के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है आबकारी अधिकारी को, पुलिस अधिकारी जिसे सशक्त किया गया है, राजस्व अधिकारी को, डी उपरोक्त सभी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 153 एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 23A, 34, 35 आदि के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को बिना वारंट कौन गिरफ्तार कर सकता है? यह तीनों अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 154 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 54 के तहत प्रावधान किया गया है। 54 के तहत प्रावधान किया गया है वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति
ए ऑप्शन सही है। 155 मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है? 54A में, धारा 54A यानी कि सी ऑप्शन सही है। 156 यदि कोई व्यक्ति किसी आबकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करे तो ऐसा अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। ऐसे पद से निम्न पद का ना हो जिसे राज्य सरकार अधिसूचना में स्पेसिफाई करे। सी ऑप्शन सही होगा। 157 एमपी आबकारी संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी का उपबंध करने वाली धारा 54A में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा जमानत दिए जाने का उपबंध करने वाला परंतु विलोपित किया गया है। 2021 में संशोधन हुआ था उसके द्वारा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 158 जहां आबकारी अधिकारी इस एक्ट के अधीन कोई गिरफ्तारी, सीज या तलाशी करता है, वहाँ ऐसी गिरफ्तारी, सीज या तलाशी के पश्चात कितने समय के अंदर उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी होगी? 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजनी होगी। 159 कोई आबकारी अधिकारी इस एक्ट के अधीन कोई गिरफ्तारी, सीज या तलाशी करता है तो ऐसी गिरफ्तारी, सीज, तलाशी के पश्चात 24 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को करेगा यदि वह कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का आबकारी अधिकारी है। सी ऑप्शन सही है। 160 पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी एक्ट के अधीन अभिगृहित समस्त वस्तुओं को जो कि उसे परिदत्त की जाए अपने भार साधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। मजिस्ट्रेट के आदेश होने तक मजिस्ट्रेट या आबकारी ऑफिसर के आदेश होने तक अपनी सुरक्षा में रखेगा। सी ऑप्शन। 161 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध CRPC 1973 के अर्थ के अंतर्गत जमानतीय होंगे सिवाय धारा 59A में स्पेसिफाई अपराधों के। बी ऑप्शन हो जाएगा। 162 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध के अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी? 49A, इसका ए ऑप्शन सही है। 163 एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 49A जीवन के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत दोषी अभियुक्त को कितने दिनों तक कस्टडी में निरुद्ध रखा जा सकता है? 120 दिनों तक। इसका बी ऑप्शन सही है। 164 CRPC 1973 या इस एक्ट की धारा 59 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 49A के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस एक्ट या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लाइसेंस धारण कर रहा है और जो धारा 34(1)
के खंड ए बी के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है के संबंध और जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है, वहां केवल सेशन न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन ग्रहण किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, गलत है। बी, केवल उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन ग्रहण किया जाएगा। बिल्कुल नहीं। सी, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा। बिल्कुल नहीं। डी, किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन ग्रहण ही नहीं किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। 165 एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 37, 38, 38A एवं 39 के अधीन अपराधों का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। परिवाद पर और सूचना के आधार पर कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी संज्ञान लेगा। बी ऑप्शन। 166 5 किलो महुआ का परिवहन किया गया जो कि एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 37 में दंडनीय है। इस मामले में न्यायालय किसकी रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेगा? पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेगा। 167 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 61(1)(a) के अधीन कौन सी धाराओं के तहत किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी आबकारी अधिकारी के लिखित परिवाद या रिपोर्ट पर ही लिया जा सकता है? धारा 34, 37, 38, 38A, 39, 44 की धाराओं का संज्ञान, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 168 कोई भी न्यायालय मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 49 से भिन्न किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान करेगा किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट पर। सी ऑप्शन सही है। 169 एमपी एक्साइज एक्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संज्ञान के लिए परिसीमा काल 6 महीने होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 170 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की किस धारा में अभियुक्त को क्षमादान करने से संबंधित प्रावधान है? धारा 61A, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 171 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सरकारी गवाह को क्षमादान करने की अधिकारिता प्राप्त है। मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट को, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं है, यही सही है। 172 एमपी एक्साइज एक्ट के तहत राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजेएम या जेएमएफसी। इसका डी ऑप्शन सही है। 173 एमपी एक्साइज एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है 244(1) में निर्दिष्ट किए गए अनुसूचित क्षेत्र। बी ऑप्शन सही है। 174 एमपी एक्साइज एक्ट के उपबंध आसवान द्वारा देसी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में लागू नहीं होंगे। अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।
इसका बी ऑप्शन सही है। 175 देसी मदिरा के विनिर्माण तथा उपभोग संबंधी मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के प्रावधान किन पर लागू नहीं होते? अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्यों पर लागू नहीं होते। अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते। बी ऑप्शन सही है। 176 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की किस धारा में कतिपय उपबंधों से छूट प्रदान की गई है? छूट दी गई है धारा 61 डी में। प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर, प्रति गृहस्थी 15 लीटर और शादी समारोह में 45 लीटर शराब रख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के सदस्य। उन्हें छूट दी गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। 177 इस एक्ट के उपबंधों को क्रियान्वयन करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा। नियम बनाएगी राज्य सरकार। सी ऑप्शन। 178 एमपी एक्साइज एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत नियमों और नोटिफिकेशन के प्रकाशन एवं उसके प्रभाव के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 63। बी ऑप्शन सही है इसका। 179 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत जब कोई भी अनुदान कलेक्टर द्वारा अपने प्रबंध के अधीन ले लिया गया हो या उसके द्वारा उसका पुनः विक्रय कर दिया गया हो तो कोई भी ऐसा धन जो कि व्यतिक्रम यानी कि डिफॉल्ट करने वाले को किसी भी पट्टेदार यानी कि समानुदेश द्वारा शुद्ध हो वसूल कर सकेगा कलेक्टर। इसका बी ऑप्शन सही है। 180 निम्नांकित में से कौन या तो पूर्णता या ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसे कि वह विहित करना उचित समझे किसी भी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को या किसी भी मादक द्रव्य को इस एक्ट के समस्त उपबंधों से या उनमें से किसी उपबंध से किसी भी स्पेसिफाई कालावधि या अवसर के लिए पूर्णता या अंशता छूट देने के लिए सशक्त है राज्य सरकार। बी ऑप्शन। 181 किसी भी ऐसी बात के लिए कि एमपी एक्साइज एक्ट के अधीन सद्भाव से की गई हो जिसका सद्भाव से किया जाना आश्रित है। सद्भाव 167 में बताई गई है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी। 182 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित किस धारा के तहत व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को इस एक्ट के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान है? धारा 66 में। बी ऑप्शन सही है इसका। 183 एमपी एक्साइज एक्ट के तहत सरकार के विरुद्ध या किसी भी आबकारी अधिकारी, पुलिस या भू राजस्व अधिकारी के विरुद्ध बाद अभियोजित किए जाने की परिसीमा अवधि 6 महीने हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। 184 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में 69 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार 184 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके पहले पार्ट में हमने आपको बताए हैं। इसका एक पार्ट लेकर और आएंगे। अगर आपने यह 2 वीडियो देख लिए तो एमपी एडीपीओ के एग्जाम में 4 या 5 प्रश्न इसी वीडियो से ही बनेंगे
और आप यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।